जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज है 19 अगस्त 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज़ हम लोग कवर करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। सो गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इन दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करिए और पेड बैचेस को ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ पर वो सभी डिटेल में टॉपिक्स कवर होते हैं, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाले होते हैं। हर एक टॉपिक प्रॉपर समझाया जाता है, जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की हमारे कोर्सेज में तैयारी करवाई जाती है। आप अगर यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, बीईओ, यूपीएससी एग्जाम या फिर इवन हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो तुरंत कॉल करें और अपने कोर्सेज को ज्वाइन करें। बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो तैयारी होती है बिल्कुल। तो बिना देरी के ज्वाइन करें, और ज्वाइन करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं कि आपने कोर्स जो है वो ज्वाइन कर लिया है। तो चलिए हम लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे, टॉपिक को जो है वो कवर करेंगे। बट बिफोर दैट मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठिए। जो भी टॉपिक्स मैं आपको जो है वो एक्सप्लेन करूंगा उनको आपको बहुत ध्यान से जो है वो सुनना है, समझना है, अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करना है, और जो चीज मैं आपको लिखवाऊंगा उसको नोट डाउन करना है, क्योंकि जो चीज मैं नोट डाउन करवाऊंगा आपकी, वो आपके लिए बुलेट पॉइंट्स होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, जो आप एग्जाम में, मेंस में भी यूज करोगे और प्रीलिम्स के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैं एक बार आप लोग के कमेंट्स जो है वो देख लेता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कुशल सिंगल का आंसर आया है, श्वेता यादव का आयुष गुप्ता, वेरी गुड। आयुषी सिंह, आकांक्षा अग्निहोत्री, ठीक है। और एक तो वॉइस के बारे में जो है वो सभी लोगों ने मेंशन जो है वो कर दिया था पहले भी, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं, चलो। तो ऐसी रेगुलरिटी मेंटेन करो गाइस। रेगुलरिटी मेंटेन रखना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। रेगुलरिटी मेंटेन जो है वो रखोगे तभी रिजल्ट जो है वो आपको मिलेंगे। चलिए बिना समय गवाए हम लोग जो है वो हमारे सबसे पहले टॉपिक को जो है वो कवर करते हैं। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है ये है OCI का टॉपिक, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया का टॉपिक। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। अभी रिसेंटली न्यूज में है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया रजिस्ट्रेशन के स्ट्रिक्ट रूल्स के बारे में जो है वो बात की जा रही है। ये जीएस पेपर 2 के लिए आपके लिए बहुत रिलेवेंट है। पॉलिटी के अंदर आपकी OCI टॉपिक जो है वो कवर किया जाता है। तो न्यूज में क्या है, पहले आइए वो समझ लेते हैं। तो होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ने सिटीजनशिप एक्ट रूल्स में अमेंडमेंट किए हैं। किस में अमेंडमेंट किए हैं? सिटीजनशिप एक्ट रूल्स में। अब अगर किसी OCI कार्ड होल्डर को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हो जाती है, या फिर 7 साल या उससे ज्यादा सजा वाले ऑफेंस के लिए चार्जशीट फाइल होती है, तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आप लिखिए कि लेटेस्ट रूल जो है वो OCI का जो है वो क्या कह रहा है, लिख लो। लेटेस्ट रूल, न्यू रूल ऑफ OCI कार्ड होल्डर्स, न्यू रूल्स ऑफ OCI कार्ड होल्डर्स। तो ये लिखिए आप, भारतीय प्रवासी नागरिक के नए नियम, पॉइंट नंबर 1। इसी के नीचे आप जो है वो लिखेंगे OCI कैंसिलेशन, OCI कैंसिलेशन, OCI कार्ड कैंसिलेशन, OCI कार्ड कैंसिलेशन। अब 2 एरो बना दो। पहले एरो में जो है वो लिखो, पहले एरो में लिखो कन्विक्टेड फॉर 2 ईयर्स और मोर, कन्विक्टेड फॉर 2 ईयर्स और मोर, 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हो जाती है अगर। सेकंड पॉइंट, सेकंड लाइन जहां पे आपने मार्क किया, देखो इस तरीके से लिखना था आपको। कैसे बनाना था? पहले आपको जो है वो लिखना था OCI कार्ड कैंसिलेशन के नए रूल्स हैं, 2 नियम है। एक नियम ये कह रहा है, एक नियम जो है वो किस चीज की जो है बात कर रहा है कि 2 साल या उससे ज्यादा की अगर किसी को सजा हो जाती है तो उसका कैंसिल हो जाएगा OCI। और दूसरा ये कहता है कि 7 साल या उससे ज्यादा, 7 ईयर्स और मोर की चार्जशीट फाइल होती है, मतलब कि अभी कोर्ट में उसका जो है वो ट्रायल चल रहा है। 7 साल या उससे ज्यादा की सजा के अपराध में जो है वो फंस जाता है और अभी कार्रवाई चल रही है उसके खिलाफ, तब भी उसका OCI जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया का जो उसका कार्ड है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। क्लैरिटी मिल गई कि क्या लिखना है? तो ये चीज है।
तो क्या ये प्रोविजन सिर्फ इंडिया में किए गए क्राइम पर लागू होंगे या फॉरेन कन्विक्शन पर भी? यानी कि कोई व्यक्ति क्योंकि ओसीआई कार्ड होल्डर है तो फॉरेन में रहता है, तो फॉरेन कंट्री में वो क्राइम करेगा तब भी उसका ओसीआई कैंसिल होगा, या फिर सिर्फ इंडिया में क्राइम करने पर उसका ओसीआई कैंसिल होगा? तो दोनों पर गाइस। ठीक है, एक और पॉइंट जो है वो नीचे लिख लेना कि उसका ओसीआई कार्ड जो है वो उसका ओसीआई कार्ड जो है वो उसका ओसीआई कार्ड जो है वो कैंसिल होगा दोनों के ऊपर, क्राइम क्राइम इन फॉरेन और इन इंडिया, दोनों पर हम लोग को देखने को मिल रहा है। देखो लिखा है ना, वेदर द कन्विक्शन और चार्जशीट अकर इन इंडिया और अब्रॉड फॉरेन। तो आपने बस क्राइम लिख दो, आप ये क्राइम, मतलब ये शॉर्ट नोट्स हैं आपके लिए जो मैं बनवा रहा हूं। ठीक है, तो आप देखो आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई कि क्या हम लोग को नए नियम ओसीआई के देखने को मिल रहा है, राइट। अब आओ आगे की तरफ हम लोग जो है वो बढ़ते हैं। थोड़ा सा ओसीआई स्कीम के बारे में मैं आपको समझाता हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है ये चीज़ जो अब मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि ये वाले जो चीज़ है ये आपकी ऑलरेडी जो है वो करवा दी जाती है यहाँ पर। तो ये जो अब मैं जो मार्क कर रहा हूँ वो आप बिल्कुल मत लिखिएगा, क्योंकि ये वाली चीज़ जो रहेगी आपकी, ये आपकी ऑलरेडी जो है वो कवर्ड करवा दी जाएगी किसमें, हमारे जनरल स्टडीज़ के कोर्स में, या फिर आप जहाँ से भी जीएस पढ़ रहे हो वहाँ पर ये कवर हो जाएगी। तो ओसीआई, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स आपको नोट्स बनाने नहीं है, अपने नोट शॉर्ट रखो, बस आपने नए नियम देख लिए, बस दैट्स इट। अब चीजें सिर्फ सुनो आप। तो ओसीआई स्कीम जो है वो कब लॉन्च हुई है गाइस? तो 2005 में ओसीआई स्कीम जो है वो लॉन्च हुई है, 2005 में, ताकि फॉरेन नेशनल्स जो है इंडियन ओरिजिन के, उनको वीजा बार बार अप्लाई करने की जरूरत ना हो। यानी कि जो भी लोग इंडियन ओरिजिन के हैं, राइट, जो फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, राइट, तो वो इंडिया में जब आए तो उनको बार बार वीजा के लिए अप्लाई ना करना पड़े। तो इसलिए सरकार जो है वो ये स्कीम लेकर आई थी, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की स्कीम। इस स्कीम के तहत उनको लाइफ टाइम वीजा मिलता है, मल्टीपल एंट्री और मल्टीपर्पज ट्रैवल की सुविधा होती है, इंडिया में एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी में एग्रीकल्चर और प्लांटेशन लैंड को छोड़कर ओन करने की भी परमिशन होती है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि क्या ओसीआई कार्ड होल्डर जो है वो प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर जो है वो खरीद सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल खरीद सकते हैं, बट शर्त यह है कि वो प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर नहीं होनी चाहिए या प्लांटेशन पर्पस की नहीं होनी चाहिए। बाकी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ओसीआई जो है वो खरीद सकते हैं, इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एजुकेशन जो है वो ले सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल राइट्स जो है वो नहीं दिए गए। क्या ओसीआई कार्ड होल्डर जो है वो वोट डाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो तो फॉरेन सिटीजन है ना भाई, उसके पास जो सिटीजनशिप है वो फॉरेन सिटीजनशिप है, तो वो कैसे डालेगा जब वो इंडियन सिटीजन है ही नहीं? तो एज सिंपल एज दैट, बस यही चीज तो आपको समझनी है, राइट। तो मतलब ना तो वोट कर सकता है वो, और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर सकता है, यानी कि वो आईएएस नहीं बन पाएगा, राइट, इंडिया के अंदर। बट यस, इंडिया में कोई बिजनेस करना है उसे तो उसके लिए अलाउ किया जा सकता है उसे। तो बस ये चीज है। अब देखो नए रूल्स हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। देखो ये सब चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी उनको मिल जाती है, ट्रैवल्स के बेनिफिट मिलते हैं, इकोनॉमिक और एजुकेशन, देखो ये वाली चीज मैंने प्रॉपर्टी वाली आपको समझा दी थी, है ना। वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, राइट। प्रॉपर्टी ओनरशिप पे लिमिटेशन है जो मैंने भी आपको समझा ही दी है। आप सुनो, अब जो नए नियम कानून जो है वो आए हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा दिए हैं कि इन्होंने जो है वो क्या कहा है कि उनका ओसीआई हम कैंसिल कर देंगे उन लोगों का भाई कि जो जिन लोग को 2 साल या उससे ज़्यादा की सजा हुई है। हमें क्रिमिनल्स नहीं चाहिए हमारी कंट्री में, या उसको कोई सजा हो रही है 7, यानी कि केस उसके ऊपर लगा है 7 साल या उससे ज़्यादा की सजा वाला, है ना। तो भाई ऐसे व्यक्ति के ऊपर केस ऐसी थोड़ा ना लगेगा, वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व तभी तो लगेगा। हर किसी को उठा के थोड़ा ना केस लगा दिया जाता है भाई, कहीं ना कहीं आप खड़े हो, गलत जगह पे हो, गलत संगति में हो, तभी तो होगा। तो हमें ऐसे लोग भी नहीं चाहिए भाई जो इतने गंभीर आरोप में जिनका नाम भी सामने आ रहा है, तो वो भी गलत होता है ना भाई, कि कोई ना कोई तो गड़बड़ तुमने करी है जिसके कारण तुम्हारा नाम आ रहा है। अब वो बात वही होती है ना कि जैसे आप एक टेबल पे बैठे हो, है ना, आपकी संगति में जैसे फॉर एग्जांपल काफी सारे लोग जो हैं क्रिमिनल माइंडसेट के हैं, दारू पी रहे हैं, बट आप बिल्कुल सोबर हो, आप वहां पर दारू नहीं पी रहे हो, सिर्फ आप चखना खा रहे हो, बट उस टेबल पे बैठने का मतलब ये है कि जब दूसरा व्यक्ति आपको देखेगा तो आपकी छवि भी उसमें खराब होगी। सामने से तो उसको यही लगेगा कि आप भी बैठ कर जो है वो पी रहे हो, भले ही आप शायद पीते ना हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि पीना गलत या सही, वो उस पर मैं प्रवचन जो है वो नहीं दूंगा।
मैं व्यू पॉइंट की बात कर रहा हूं, और यहां पर आप गलत क्यों हो? बिकॉज आप उस संगति में हो, इसलिए आप गलत होते हो। कभी आप सही भी होते हो तो भी आपकी संगति के कारण जो है वो आपकी इमेज खराब हो सकती है। तो जस्ट लाइक दैट ओनली, कि हमें ऐसे लोग भी नहीं चाहिए भाई कि जो इतने गंभीर अपराध में फंसे भी हों, भले ही उन्हें अपराध किया हो या ना किया हो, लेट जुडिशरी डिसाइडेड लेटर, बट कहीं ना कहीं तो इन्वॉल्वमेंट है ना। आर यू गेटिंग दिस? तो ये थोड़े स्ट्रिक्ट नियम जो है वो ओसीआई के लिए हम जो है वो लेकर आए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कहना है कि ये स्टेप हमारी सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए लिया गया है, और चाहे वो व्यक्ति इंडिया में क्राइम करे या फॉरेन में क्राइम करे, क्राइम क्राइम होता है भाई। तो हम जो है वो एंटरटेन बिल्कुल नहीं करेंगे क्रिमिनल्स को। तो इस चीज का हमने जो है वो क्लियर कट जो है वो दावा ठोक दिया है। ऑलरेडी भी कुछ सिचुएशन थी जहां ओसीआई कैंसिल हो सकता था, यानी कि पहले भी, यानी कि पुराने नियम में भी हम लोग को देखने को मिलता था, अगर कोई व्यक्ति फ्रॉड करके जो है वो ओसीआई हासिल कर रहा है, राइट, या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट वो डिसअफेक्शन दिखा रहा है, मतलब कि संविधान के प्रति असंतोष, यानी कि वो हमारे संविधान को उल्टा सीधा बोल रहा है, तो क्यों देंगे भाई हम उसे? हम बोलेंगे भग यहां से। एनिमी के साथ अगर वॉर के समय पर ट्रेड करता हुआ पाया गया, वो व्यापार करता हुआ पाया गया, तो हम भगा देंगे उसको, मैंने कहा तू बेटा एनिमी के साथ ही रहे, हम तुझे कोई सुविधा नहीं देंगे। इवन रजिस्ट्रेशन के 5 साल के अंदर अगर उसके खिलाफ कोई केस लग जाता है, 2 साल या उससे ज्यादा की सजा में अगर वो फंस जाता है, तो भी पहले भी था ये वाला नियम, बट अब स्ट्रिक्ट नियम जो है वो बना दिया इन्होंने, पहले भी था हालांकि कन्विक्शन वाला। नेक्स्ट, नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक इंटरेस्ट के ग्राउंड पर भी हम उसका ओसीआई जो है वो कैंसिल कर सकते हैं। तो ये बेसिक फैक्ट्स ही लिखने वाले नहीं थे, ये बस समझने वाले थे। तो ये अमेंडमेंट्स एक टफ स्टैंड दिखाता है कि ओसीआई स्टेटस एक कंडीशनल प्रिविलेज है, परमानेंट नहीं है। ओसीआई का किसी के पास कार्ड आने का मतलब ये नहीं है कि अब वो परमानेंटली जो है वो इंडिया के अंदर उसको राहत मिलेगी, नहीं। अगर वो गलती करेगा तो सजा तो भाई मिलेगी, और उसका कार्ड छीन लिया जाएगा, उसके बेनिफिट छीन लिए जाएंगे। तो जो लोग सीरियस क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं उनके लिए ओसीआई बेनिफिट्स विड्रॉ किए जा सकते हैं। डायस्पोरा के लिए क्लियर मैसेज है, यानी कि जो हमारे देश के बाहर इंडियंस रहते हैं उनके लिए क्लियर मैसेज है कि क्लीन रिकॉर्ड्स रखो भाई, तभी ओसीआई बेनिफिट्स मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। इससे इंडिया की सिक्योरिटी, डिप्लोमेसी और लॉ इन्फोर्समेंट जो है वो मजबूत होती है। तो प्रीलिम्स के लिए याद रखना कि ओसीआई होल्डर्स के पास लाइफ टाइम वीजा, प्रॉपर्टी ओनरशिप का अधिकार एक्सेप्ट एग्रीकल्चर है, लेकिन वोटिंग राइट्स नहीं है। और अभी कुछ नए नियमों में जो सख्ती बरती गई है वो ध्यान में रखनी है। और मेंस के लिए फोकस करिए कि हाउ डू स्ट्रिक्टर रूल्स फॉर ओसीआई रिफ्लेक्ट इंडिया सिक्योरिटी एंड डायस्पोरा मैनेजमेंट कंसर्न्स, मतलब कि किस तरीके से स्ट्रिक्ट रूल्स जो होते हैं ओसीआई के अंदर वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इंडिया की सिक्योरिटी, और किस प्रकार से इंडियन ओरिजिन के लोगों को हम मैनेज कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उस चीज को दर्शा रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। तो ये चीज आप थोड़ी सी जो है वो ध्यान में रखिएगा। ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, उम्मीद करता हूं पूरी चीज आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुधार के बारे में, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्टैब्लिशमेंट को लेकर। ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन यूनिफाइड रेगुलेटर होगा जो यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई को रिप्लेस करेगा। तो याद रखना, अब हम बात करने वाले हैं एचईसीआई के स्टैब्लिशमेंट को लेकर। तो बुलेट पॉइंट्स में सबसे पहले जो चीज बता रहा हूं वो चीज जो है वो नोट डाउन करो। ये चीज लिखो आप, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, एचईसीआई, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये आपका टाइटल होगा, ये आपका टाइटल होगा। अब इसमें अभी ये हो रहा है कि सरकार ने अनाउंस किया है कि एक सिंगल अम्ब्रेला बॉडी बनाई जाएगी। तो ये अनाउंसमेंट हुआ है, ऐसा आप लिखो कि दिस विल बी द सिंगल अम्ब्रेला बॉडी, सिंगल अम्ब्रेला बॉडी, सिंगल अम्ब्रेला बॉडी। अब देखो, आप नोट्स बना रहे हो, इंग्लिश में बनाओ, हिंदी में बनाओ, फर्क नहीं पड़ता। नोट्स आपके जो है वो शॉर्ट होने चाहिए, जिससे कि आप एक बार उसको देखो और आपको क्लैरिटी मिल जाए, है ना। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, अब ये इसकी घोषणा की बात हुई है, आप इसमें ब्रैकेट में लिख देना कि ये एक सिंगल अम्ब्रेला बॉडी है। इसके नीचे जो है वो कौन सी बॉडी जो है वो ऑपरेट करेगी, इसके नीचे जो है वो हम लोग को देखने को मिलेगा, ऐसा लिख लेना आप, ठीक है। यूजीसी ये ऊपर होगी और ये कंट्रोल करेगी यूजीसी को, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को, एआईसीटीई को, एआईसीटीई को, और तीसरे में आप जो है वो डाल दो एनसीटीई को। फुल फॉर्म पूरा डालना, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन।
ये तीन जो बॉडी हैं, यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई, ये तीन बॉडीज के ऊपर जो है वो HECI बैठ जाएगी, जिससे कि इन तीनों को जो है वो एक साथ रेगुलेट करने का जो है वो काम करेगी, राइट, कि जिससे कि सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन जो है वो बना रहे, राइट। और ये जो HCEI वाली जो बॉडी है, ये पूरी जो है वो HECI वाली, ये पूरी इन तीनों को जो है वो ऑर्डर्स जो है वो देगी और इन तीनों से रिपोर्ट जो है वो लेगी, जिससे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो और बेहतर तरीके से जो है वो काम कर सकेगा, ऑपरेट कर सकेगा। आर यू गेटिंग दिस? ये क्या हो गया? चलो छोड़ो, पता नहीं हटेगा कैसे ये। हाँ ठीक है, समझे आप? तो दिस इज द गेम कि ये एक सिंगल अम्ब्रेला बॉडी है जिसके अंडर यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई जो है वो काम करेगी। अब आप समझ चुके हो, समझे? तो गवर्नेंस को इनपुट बेस से आउटकम बेस जो है वो बनाया जाएगा और इंडिया को 2030 तक एक ग्लोबल एजुकेशन हब बनाने का गोल रखा गया है। तो नेक्स्ट लाइन में लिख लो गोल, कि इंडिया को जो है वो 2030 वर्ष तक वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करना है। ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। समझ में आई आप सभी को बातें? क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन सी, ये बेसिकली पता क्या हो रहा है कि ये एक सिंगल बॉडी होगी इन तीनों की जगह, बस ये भी हो सकता है। अभी तो देखो उस पर और भी बातचीत करना बाकी है, जब ये फाइनल हो जाएगा तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि कौन सी तीन बॉडीज को HECI रिप्लेस करेगा। तो यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई, ये थोड़ा ध्यान में रखना। तो हमारी एजुकेशन सिस्टम को गाइस दशकों से एक्सपेंड किया गया है ताकि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो इंप्रूव हो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है, बच्चे जो है ज्यादा से ज्यादा, अब लिखने की आपको जरूरत नहीं है ना, अब जो चीज मैं बताऊंगा वो लिखना नहीं है। अब सदियों से हम लोग जो है वो टारगेट कर रहे हैं किस चीज के ऊपर? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के ऊपर, सकल नामांकन अनुपात, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एनरोल्ड हो। तो इस पर हम सदियों से जो है वो काम कर रहे हैं, बोलो हाँ या ना। अब उस काम को अच्छा करने के लिए हमने बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस बनाई, बट प्रॉब्लम काफ़ी है इसमें। कहीं पर फैकल्टी की दिक्कत है, कहीं पर करिकुलम आउटडेटेड हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, कहीं पर रिसर्च जो है वो प्रॉपर नहीं होती, इंडस्ट्रीज और अकेडमी के बीच में जो है वो कोई किसी प्रकार का संतुलन जो है वो नहीं है। ऐसी तमाम प्रॉब्लम्स आज की डेट में हम लोग को देखने को मिलती हैं। तो जितने भी रेगुलेटर्स हैं, चाहे वो यूजीसी ले लो आप, चाहे वो आप इसकी बात कर लो एनसीटीई, राइट, टीचर एजुकेशन के लिए एक बॉडी, चाहे आप टेक्निकल एजुकेशन का काउंसिल की बात कर लो, तो ये तीनों ही जो है वो अलग अलग तरीके से काम करते ही हैं, है ना। और अलग अलग तरीके से काम करते हैं तो कई बार काफी सारी चीजें जो है वो इन तीनों के बीच में ओवरलैप कर जाती हैं। तो इन तीनों के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो, एक साथ पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है वो काम करे, तो उसके लिए इन तीनों को हटाकर एक सिंगल बॉडी रखने का जो है वो फैसला अभी लिया गया है। बात समझे आप? अब सुनना नेक्स्ट चीज, इसके फ्रेमवर्क के अंदर हमें 4 पिलर जो है वो इसमें देखने को मिलेंगे, 4 पिलर्स। नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, पहला पिलर हम लोग को देखने को मिलेगा, ये लिख लो आप। 4 पिलर्स जो HECI की होगी, तो सिर्फ ये बुलेट पॉइंट्स लिख लेना आप। पहला पिलर ये इस तरीके से बना लो आप, देखो ये स्क्वायर बनाओ, इसके बीच में लिखो 4 पिलर्स ऑफ HECI, ठीक है। पिलर नंबर 1 नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, पिलर नंबर 2 नेशनल एक्रीडिशन काउंसिल, पिलर नंबर 3 हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल और पिलर नंबर 4 ये जनरल एजुकेशन काउंसिल। बस इतने 4 पिलर्स ये हैं जो काम करेंगे। अब देखो इसको याद क्यों नहीं रखना आपको? क्योंकि बड़ा सिंपल है ये। इसको याद इसलिए नहीं रखना क्योंकि ये बड़ा सिंपल है। कैसे सिंपल है भैया ये? तो आओ मैं आपको समझा देता हूं। ये सिंपल ऐसे है, पहले क्या लिखा हुआ है? नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, मतलब ये इसका काम क्या होगा? अप्रूव करना, निगरानी रखना, एआई का भी ये इस्तेमाल जो है वो करेंगे। मतलब कुल मिलाकर हायर एजुकेशन को जो है वो चेक करते रहेंगे नेशनल लेवल पर कि हायर एजुकेशन में पूरा प्रॉपर एनरोलमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, प्रॉपर करिकुलम यानी कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, किताबों में क्या चीज़ होना है क्या नहीं होना, वो सब चीज़ें जो है ये देखेगा, निगरानी रखेगा, रेगुलेट करेगा, मॉनिटर करेगा। फिर इसके नीचे एक डिपार्टमेंट रहेगा जो कि एक्रीडिशन मान्यता जो है वो देगा, क्वालिटी एश्योरेंस पर फोकस करेगा कि स्टूडेंट्स का आउटकम निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। यूके और यूएस मॉडल के साथ कोलैबोरेट करेगा कि मतलब जो भी स्कूल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है, कॉलेजेस हैं, वो प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो बताई गई चीज़ें हैं, जो बताए गए स्टैंडर्ड्स हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, क्वालिटी है उनको, है ना, तो वो ये चीज़ चेक कर लेगा।
तीसरा एक डिपार्टमेंट जो है वो इसी के अंडर आएगा जो हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल पर टारगेट करे। ग्रांट्स तो पता है, अनुदान, फंडिंग प्रोवाइड कराएगा। कोई कोई इंस्टीट्यूशन अगर अच्छा अच्छा कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, तो उसको इंसेंटिव्स भी मिलेगा, है ना। ऐसे ही जनरल एजुकेशन काउंसिल एक डिपार्टमेंट ये लोग ये बना देंगे, तो जो बेसिकली नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो है उसके साथ जो है वो अलाइ करेगा करिकुलम मॉडर्नाइजेशन के ऊपर, कि लगातार जो है कोर्सेज जो है वो मॉडर्नाइज होते रहे, है ना। जो इंडस्ट्रीज को चाहिए वो चीज जो है वो किताबों में अवेलेबल रहे। तो ये इस तरीके से ये स्ट्रेटेजी जो है बना रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म करने की। तो आपको जो है वो एजुकेशन रिफॉर्म से रिलेटेड जब क्वेश्चन आएगा, और आता ही है मेंस के अंदर, तो आप ये HCEI का एग्जाम्पल जो है वो आप मेंशन जो है वो कर सकते हो, ठीक है। HECI का, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये चीज है। अब इसमें टूल्स और टेक्नोलॉजीज का ये लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नेशनल एजुकेशन इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, AI बेस्ड डेटा हब पर फोकस किया जा रहा है। क्वालिटी डिक्लाइन 18 महीने के अंदर ही ये प्रिडिक्ट कर लेंगे। जैसे समय चेंज हो रहा है तो नए नए टूल्स, नए एजुकेशन में नई नई चीज़ों की आवश्यकता, जैसे आज की डेट में बहुत ज़रूरी है कि बच्चों में स्किल्स जो है वो हों, कंप्यूटर की स्किल, AI की स्किल, टेक्नोलॉजी की स्किल्स, है ना। क्योंकि आने वाला समय जो है वो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। तो आने वाला समय जब इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर बेस्ड है तो एजुकेशन सिस्टम में भी वो चीज़ होना ज़रूरी है ना। तो उसके लिए ये इन सब टूल्स का इस्तेमाल करेंगे कि ये प्रेडिक्ट कर सके कि भाई समय कैसे चेंज हो रहा है और उस अकॉर्डिंग किस तरीके से हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्नाइज करना है। ये लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। डिग्री वेरीफाई करने के लिए, फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करेंगे ये लोग। फिर इसके अलावा रीजनल हब्स को मॉनिटर किया जाएगा रियल टाइम बेसिस पर। रीजनल एजुकेशन एक्सीलेंस सेंटर्स जो है, जिसमें 6 सेमी ऑटोनॉमस हब इंश्योर करेंगे कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र में जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो प्रॉपर चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मतलब क्वालिटी एजुकेशन पर मेनली इनका टारगेट है। फ्रॉड्स को रोकना, रियल टाइम मॉनिटर करना, एजुकेशन की क्वालिटी इन्हेंस करना। और इंडिया को तो ग्लोबल हब बनाना है एजुकेशन सिस्टम में, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये सब चीज़ों पे मेहनत करना तो आज की डेट में ज़रूरी है ना। बस यही है, AI का इस्तेमाल करेंगे क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। फिर इसके अलावा इंस्पिरेशंस ली जाएगी, US से ली गई है। इंस्टीट्यूशन को ऑटोनॉमी दी जाए कि इंस्टीट्यूशन अपने हिसाब से जो है वो मैनेज कर सके चीज़ों को। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। UK से सिंगल रेगुलेटर, यानी कि UK से ये सिस्टम आया है सिंगल रेगुलेटर का, कि एक टॉप अथॉरिटी हो जो पूरे एजुकेशन सिस्टम को जो है वो मैनेज करे। जर्मनी के अंदर स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री एकेडमी इंटीग्रेशन होता है, यानी कि जर्मनी के अंदर जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनका अच्छा लिंक है इंडस्ट्रीज के साथ, कि इंडस्ट्रीज को जिस चीज़ की डिमांड है तो वो एजुकेशन सिस्टम फुलफिल कर पाए, यानी कि वो कोर्सेज पढ़ाए जो आज की डेट में ज़रूरी है इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए। चाइना के अंदर परफॉर्मेंस बेस्ड इन्वेस्टमेंट है, राइट, कि आप जितना अच्छा परफॉर्मेंस करोगे, यानी कि चाइना के अंदर आप देखोगे तो लार्ज स्केल क्वालिटी इंप्रूवमेंट पर काम किया जाता है टारगेटेड इन्वेस्टमेंट के थ्रू, है ना। तो उसमें वो चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है कि आप अच्छा परफॉर्म करो, आपको पैसा मिलता जाएगा, फंडिंग मिलती जाएगी। फिर नॉर्डिक कंट्रीज जो होती हैं, यहाँ पर इक्विटी पर फोकस किया कि जो पिछड़ा है उसको हेल्प करो कि जिससे कि वो आगे बढ़ सके, है ना। तो ये दिखाता है कि इंडिया ने रिफॉर्म्स ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस से इंस्पायर्ड करके डिजाइन किए हैं। तो ये सब जितने भी रिफॉर्म हम लोग को अभी देखने को मिल रहा है एजुकेशन सिस्टम के अंदर, ये रिफॉर्म हमने जो है वो दूसरी कंट्री से जो है वो इंस्पायर होकर लिए हैं। अब क्या होता है कि ये चीज़ आप पूरी की पूरी जो है वो लिख लेना, ये वाला पॉइंट चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपको मेंस में बड़ा हेल्प करेगा। अगर एजुकेशन से रिलेटेड कोई टॉपिक आप पढ़ोगे ना तो उसमें आपको मेंस में ये चीज़ लिखने में काफ़ी फायदा मिलेगा। नेक्स्ट थोड़ी सी कुछ चीज़ों के बारे में और चर्चा करें तो 2026-27 में ये जो HECI जो है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये बेसिकली लीगल सेटअप करेगी। यानी कि पहले तो इसका 1 साल होने वाला है कि लीगल सेटअप करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में, है ना। फिर इसके बाद जो दूसरा साल होगा इसका 27-28 के, इसमें ब्लॉकचेन क्रेडेंशियल लॉन्च करेगी। 25% इंस्टीट्यूशन माइग्रेट होंगे। फेज 3 में 2028-29 में ये पूरी तरह से UGC, AICTE, NCTE के रोल्स को वो ट्रांसफर करेंगे, पार्टनरशिप अपनी एक्सपैंड करेंगे। 2030 से टारगेट है कि 20 यूनिवर्सिटीज टॉप 500 ग्लोबल रैंकिंग में आए और 5 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंडिया में देखने को मिले। तो ये सब जो है वो इनके पूरे टारगेट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है। अब रिस्क भी है,
जैसे डिजिटल डिवाइड हम लोग को देखने को मिल रहा है, गांव क्षेत्रों में ज़्यादातर लोग जो है वो इंटरनेट की सुविधा नहीं ले पा रहे हैं या फिर डिजिटल डिवाइसेस यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको फुलफिल करना ज़रूरी है ना। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें पता है ये सब चीज़ें तो ठीक है, बट इसमें क्यों नहीं बता सकता कि एजुकेशन जो है वो यूनियन लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है या कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। अब यही एक चीज़ है जिसके चलते स्टेट और सेंटर के बीच में लड़ाई हो सकती है इस चीज़ को लेकर। अब वो आने वाला समय ही बताएगा कि किस तरीके से सब चीज़ें हैंडल होंगी, बट अभी के लिए सरकार ने तो ये बोल दिया है कि भाई एक सिंगल बॉडी होगी जो ये तीनों चीज़ों को जो है वो अब हैंडल करेगी सिंगल हैंडेडली। तो बस ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ये आपसे ये वाला पॉइंट प्रीलिम से पूछेंगे, बाकी सब चीज़ें तो सिर्फ सुनने वाली थी, समझने वाली थी, बस दैट्स इट। नेक्स्ट की तरफ अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये रिस्पॉन्सिबल एआई का टॉपिक, ये सुनने वाला टॉपिक है गाइस। रिस्पॉन्सिबल एआई इन फाइनेंस, जो आरबीआई के फ्री एआई फ्रेमवर्क से रिलेटेड है। तो टॉपिक जीएस पेपर 3 का है, थोड़ा सुनना है। तो आरबीआई ने रिसेंटली एक कमेटी रिपोर्ट जो है वो जारी की है, फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल इनेबलमेंट ऑफ एआई, फ्री एआई। तो फ्री आई, ये लिख लो आप, बस ये रिपोर्ट का नाम लिख लो, प्रीलिम्स में आ सकता है कि फ्री एआई नाम की रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा जारी की गई। तो आरबीआई ये एक रिपोर्ट जो है वो लेकर आई है। पहला पॉइंट तो ये हो गया जो आपको समझना है। इसमें 7 गाइडलाइन प्रिंसिपल, जिसको सूत्र कहा गया है कि भाई 7 सूत्र हैं इसके अंदर, 7 सूत्र हैं और 26 रिकमेंडेशन है। 7 सूत्र और 26 रिकमेंडेशन है, 6 पिलर्स दिए गए हैं। ऑब्जेक्टिव यह है कि इनोवेशन को प्रमोट करना और रिस्क को कम करना। फ्री एआई का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चक्कर क्या है, आइए समझते हैं। तो फाइनेंशियल सेक्टर में हम लोग जो बैंकिंग एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं ना, ये सब चीजें, तो इसमें एआई का रैपिडली यूज हो रहा है ना। तो फ्रॉड को डिटेक्ट करना, ट्रांजैक्शन फास्ट जो है वो प्रोसेस हो जाए, ऑटोमेटिकली लोन जो है वो अप्रूव हो जाए, रिस्क असेसमेंट करना, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज बनाना, चैट बॉट और पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस, ऐसी चीजें एआई के माध्यम से जो है वो हो रही हैं। लेकिन चुनौतियां भी हैं, चैलेंजेस भी हम लोग को देखने को मिलते हैं, जैसे प्रिवेसी का चैलेंज है कि नहीं। थर्ड पॉइंट में देखिए आप, डेटा प्रिवेसी का चैलेंज, एल्गोरिदम बायस हो सकता है। जैसे होता नहीं है एल्गोरिदम, आप भाई जैसे आप यूट्यूब देखते हो तो आपको एड्स उस तरीके के दिखाई देते होंगे जो आप सर्च कर रहे हो, या फिर कोई भी वेबसाइट ऑन कर रहे हो, तो ये एल्गोरिदम के आधार पर पूरी चीजें डिसाइडेड होती हैं। तो ये बायसनेस कर सकता है, ये अपने कस्टमर्स को जो है वो चूज कर सकता है अलग तरीके से, किसको क्या चीज बेचनी है क्या नहीं बेचनी है अपने प्रॉफिट के लिए, है ना। फिर एआई को इंप्लीमेंट करना बहुत कॉस्टली भी हो जाता है। साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट तो है ही, खतरा तो है ही। ट्रांसपेरेंसी की कमी इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलती है ना। तो ये प्रॉब्लम्स हैं एआई की। सोल्यूशन तो है, बहुत अच्छा काम कर रहा है एआई, बट इसकी प्रॉब्लम्स भी है जो आप जानते ही हैं, लिखने की आपको जरूरत नहीं है। जो इन्होंने 7 सूत्र की बात करी है, वो 7 सूत्र कुछ इस तरीके के हैं कि एआई सिस्टम्स ट्रांसपेरेंट और रिलायबल होने चाहिए। क्या? एआई सिस्टम्स ट्रांसपेरेंट और रिलायबल होने चाहिए। एआई जो है वो सपोर्ट करे, ना कि रिप्लेस करे ह्यूमन डिसीजन मेकिंग को। प्रमोट करना है इनोवेशन को। फेयरनेस होनी चाहिए, है ना, इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए सभी को। अकाउंटेबिलिटी जो है वो होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशन जो है वो एआई ड्रिवन आउटकम्स यानी कि रिजल्ट जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। एआई सिस्टम जो है वो गड़बड़ी अगर कर रहा है तो उसको भी डिटेक्ट कर सके। तो सेफ्टी, रेजिलियंस, सस्टेनेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट रखना, यानी कि एआई को बेटर बनाओ भाई, कि जिससे कि वो गड़बड़ी ना करे, उसको कोई मतलब मिसगाइड ना करे, प्रॉपर तरीके से गाइड करे, प्रॉपर काम करे। तो उस तरीके के इनोवेशन पर काम करो, और ह्यूमन को रिप्लेस नहीं करना है। इस चीज पर आरबीआई ने वो स्ट्रेस डाला है कि ह्यूमन डिसीजन मेकिंग हमेशा टॉप पे होनी चाहिए। तो रिकमेंडेशन यही है 6 पिलर के अंदर की, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाओ, अच्छी पॉलिसी जो है वो लेकर आओ, है ना। एआई की फील्ड में जो है प्रॉपर ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड कराओ। गवर्नेंस, बेटर गवर्नेंस पर फोकस करना जो है वो जरूरी है ना। साइबर सिक्योरिटी पर काम करो। तो ये बहुत बेसिक चीजें जो है वो आरबीआई ने जो बताई हुई हैं जिस पर काम करना जरूरी है। मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म पर फोकस जो है वो करो, भाषिनी, है ना, फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर, जिससे कि सभी लोग
इसका फायदा जो है वो उठा सकें। एआई इनोवेशन सैंडबॉक्स जो है वो बनाओ कंट्रोल टेस्टिंग के लिए। सैंडबॉक्स पता है ना आपको क्या होता है, किस चीज को बोलते हैं सैंडबॉक्स? ये टेस्टिंग के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी डेवलपर ने जो है वो एक टूल जो है वो बनाया, राइट? अब वो सिर्फ लिमिटेड कस्टमर्स तक ही उसकी टेस्टिंग होगी। जैसे फॉर एग्जांपल कि 1000 जो क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, सिर्फ उन तक अपडेट जो है वो दिया गया कि उन्होंने अपडेट कर लिया, तो फिर उस पर टेस्टिंग हो रही है कि कुछ लोगों में ये टेस्टिंग की जाती है, फिर उसको फिर फाइनली दूसरों में रिलीज किया जाता है, यानी कि बल्क में रिलीज किया जाता है, सभी के लिए अवेलेबल कराया जाता है, जिससे कि उसमें कोई बग वगैरह हो, कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो तुरंत डिटेक्ट करके जो है वो रिजॉल्व की जा सके, राइट? तो ये चीज सब चीजें हैं जो बस आप थोड़ी सी जो है वो ध्यान में रखिएगा। चैलेंजेस यही हैं कि सेंसिटिव फाइनेंशियल डेटा को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, रेगुलेशन और इनोवेशन को बैलेंस रखना जरूरी है। तो ये चीज है। बस गाइज ये था टॉपिक, इसमें कुछ ज्यादा लिखने वाली चीज नहीं थी। वो फुल फॉर्म लिख लेना और वो रिपोर्ट का नाम लिख लेना जो आरबीआई ने रिलीज करी, बस वही चीज आपसे पूछेंगे। अब हम बात करेंगे थोड़ा अनयूजुअल लेकिन एग्जाम रेलेवेंट टॉपिक के बारे में कि कैसे जेलीफिश न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को डिसरप्ट कर रही हैं, खराब कर रही हैं। समझ रहे हो? जेलीफिश न्यूक्लियर पावर प्लांट को खराब कर रही हैं। फ्रांस के ग्रेविलाइंस न्यूक्लियर पावर स्टेशन, ग्रेविलाइन न्यूक्लियर पावर स्टेशन, ये भी लिख लेना, ग्रेविलाइन न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ का है? फ्रांस का। ये चीज एग्जाम में आ सकती है। जो यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स में से एक है। इसको अपने 6 रिएक्टर में से 3 को अभी बंद करना पड़ा क्योंकि जेलीफिश के मैसिव स्वाम ने कूलिंग सिस्टम को बंद कर दिया, अटका दिया। अगले दिन चौथा रिएक्टर भी बंद करना पड़ गया। मतलब जेलीफिश यहां पर आकर उनके कूलिंग सिस्टम को जो है वो तुरंत खराब जो है वो कर रही है। देखो, जाम हो गया उनका कूलिंग सिस्टम जेलीफिश के कारण, उनके झुंड के कारण। एकदम से बहुत सारे स्वाम्स जेलीफिश, बहुत सारी एकदम से आई और उन्होंने जो है वो इसके कूलिंग सिस्टम को जो है वो फंसा दिया, अटका दिया, फंस गई कूलिंग सिस्टम में जाकर, जिसके कारण कूलिंग सिस्टम बंद हो गया और उनको अपने 6 में से 4 रिएक्टर्स बंद करने पड़ गए। तो सोचो, जेलीफिश जो है वो बर्बाद कर रही है न्यूक्लियर प्लांट्स को। अथॉरिटीज ने मैसिव और अनप्रेडिक्टेबल इवेंट इसको बताया है। सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई है लेकिन ऑपरेशन जरूर जो है वो बंद हो गए हैं। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में कूलिंग के लिए कौन सा नेचुरल रिसोर्स जो है वो यूज होता है? तो आंसर है सी वाटर, समुद्र का पानी। समुद्र का पानी जो है वो उपयोग किया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में कूलिंग के लिए, राइट? तो ये फैक्ट भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। अब जेलीफिश की बात करें गाइस, तो ये मरीन इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। फाइलम निडेरिया से और क्लास साइफोजोआ से ये बिलोंग करते हैं। तो ये लिख लेना, ये इनकी क्लास और ये वाली चीज, ये चीज स्टेट पीएससी कई बार जो है वो पूछ लेती है। मरीन इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। 500 मिलियन साल से ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। कॉमन प्रजाति इनकी जो है वो मून जेलीफिश हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। ये 500 मिलियन साल से भाई जेलीफिश हमें देखने को मिल रही है। 95% उनकी बॉडी जो है वो पानी से बनी होती है। उनमें कोई बोन नहीं होता, कोई ब्रेन नहीं होता, कोई हार्ट नहीं होता। ये फैक्ट भी याद रखना। लैक्स बोन्स, ब्रेन, हार्ट। बोन्स भी नहीं होती, ना ब्रेन होता है, ना हार्ट होता है। सोचिए आप, जो लहरें जहां पे जाती हैं उसके साथ मूव करती हैं, कभी कभी पल्सिंग मूवमेंट्स भी जो है वो करती हैं, हल्की हल्की उचकने वाली, टक टक। आपने देखा हो ना जेलीफिश को? ठीक है। जो अगर इनकी कंडीशन फेवरेबल होती है ना तो इनकी संख्या बढ़ जाती है, उसको ब्लूम्स बोलते हैं। ठीक है। अब कैसे ये न्यूक्लियर प्लांट्स को जो है वो खराब कर रही हैं? तो समुद्र का पानी जो है वो पाइपलाइन के माध्यम से अंदर जा रहा है ना? अब ये हो रहा है कि जो भी मलबा होता है ना, और जो मछली होती है, समुद्र की प्रजातियां जो होती हैं, उसको इसमें फंसी हुई जालियां जो है वो इसे फिल्टर करती हैं। अब लेकिन जेलीफिश बहुत ज्यादा मात्रा में आई, मिलियंस में एक साथ आई, और कुछ मिनटों में ही इन्होंने पूरे, यानी कि उनकी जो फिल्टर जो थे उसको ब्लॉक कर दिया। तो पानी जो है वो, उसका फ्लो ब्लॉक होने से टरबाइन, यानी कि जो अंदर चक्का लगा हुआ था, वो घूमना बंद हो गया। कंडेंसर्स और बॉयलर जो है वो ओवरहीट कर सकते थे, तो इसलिए इनको अपने रिएक्टर्स को बंद करना पड़ा।
मरी हुई जेलीफिश जो है जेलेटिनियस मास बैन कर डीपर ब्लॉकेज क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि ये मान के चलो कि पन्नियां टाइप की हैं, वो चिपक गई हैं और उसने पानी के फ्लो को जो है वो बंद कर दिया। 1-2 दिन क्लीनिंग प्रोसेस में जो है वो लग सकते हैं, और वर्कर्स को भी स्टिंग का रिस्क भी जो है वो होता है, बदबू वगैरह बहुत आती है ना उस केस में, इन्फेक्शन भी हो सकता है कई केसेस में, कुछ कह नहीं सकते। ग्रेवलाइन प्लांट जो है उसको 1993 में भी इसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ये प्रॉब्लम फेस हो रही है इस क्षेत्र में, 1993 में भी ये प्रॉब्लम जो है वो फेस हुई थी इसी प्रकार की। ठीक है, 1930 से इजराइल, जापान, स्कॉटलैंड, स्वीडन, फ्रांस में न्यूक्लियर प्लांट्स बंद करने पड़े जेलीफिश की वजह से। तो देखो आज आपने नई चीज सीखी कि जेलीफिश के कारण न्यूक्लियर प्लांट्स जो है उनको बंद करना पड़ जाता है। रिसेंट सालों में क्लाइमेट चेंज और मरीन पॉपुलेशन की वजह से केसेस और बढ़ गए हैं, है ना। तो केसेस जो है वो किस कारण जो है वो बढ़ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, ओशियन टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, प्लैंकटन की ग्रोथ हो रही है, जेलीफिश का फूड जो है वो बढ़ रहा है, तो उसके कारण जेलीफिश जो है उसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। गर्म पानी से मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन रेट जो है वो बढ़ता है। ओवरफिशिंग, टूना और सी टर्टल्स जैसे नेचुरल प्रेडेटर्स खत्म होते जा रहे हैं। जेलीफिश जो है वो अनकंट्रोल्ड तरीके से ग्रो कर रही हैं, यानी कि बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं। प्लास्टिक पोल्यूशन भी हो रहा है, जेलीफिश जो है वो लो ऑक्सीजन वाटर टॉलरेट जो है वो कर सकती हैं, जो जो पोल्यूशन से और वर्स हो जाता है। माइक्रो प्लास्टिक्स उनकी ब्रीडिंग कॉलोनीज जो है वो क्रिएट कर देती हैं, उनको कोस्टल प्लांट्स इंटेक्स के पास जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। तो वही चीजें हैं। तो प्लांट जो है वो शट डाउन होने से एनर्जी का शॉर्टेज होगा, फाइनेंशियल लॉस होगा, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस प्रकार की चीजें और बढ़ती जाएंगी, तो उसको कंट्रोल करना जरूरी है। तो देखो क्लाइमेट चेंज भी किस प्रकार से जेलीफिश की पॉपुलेशन एक्सपेंशन से जो है वो जुड़ा हुआ है, राइट। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक भी सुनने वाला है मेनली। इंडिया ने अनाउंस किया है कि कुछ स्पेसिफिक जूट प्रोडक्शन और रोप्स का इंपोर्ट बांग्लादेश से लैंड रूट्स के थ्रू जो है वो बैन कर दिया गया। यानी कि बांग्लादेश से आने वाला जो जूट जो होता है ना, आपने देखा होगा बोरे वगैरह रस्सी वगैरह जो जूट की बनती है, तो बांग्लादेश से आने वाले ये सब सामान जो है वो बैन कर दिए। अब इन प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट सिर्फ महाराष्ट्र के नहावा शेवा सी पोर्ट के थ्रू जो है वो हुआ। इंपोर्ट नहीं बोलेंगे, ट्रेड बोलेंगे, यानी कि महाराष्ट्र मतलब इंपोर्ट भी कह सकते हो आप, यानी कि अब लैंड रूट के थ्रू जो है वो आएगा नहीं ये सामान, वो समुद्र के रूट के थ्रू बांग्लादेश से यहाँ पर आएगा, और बांग्लादेश से महाराष्ट्र में आएगा, और महाराष्ट्र से ट्रेड होगा दूसरे स्टेट्स में, राज्यों में। तो सिंपल शब्दों में मैं आपसे बोलूं तो बांग्लादेश से ट्रक के माध्यम से जो आता था जूट का माल, उसको हमने बैन कर दिया कि भाई ट्रक से लैंड रूट से नहीं बुलवाएंगे हम लोग, आप समुद्र के रूट के थ्रू घूमो और महाराष्ट्र में जो है वो सामान छोड़ो। इसमें बताया यह है कि ऑब्जेक्टिव है कि क्वालिटी कंट्रोल इंश्योर करना और डोमेस्टिक जूट इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना, कि हमारी जो देश की जूट इंडस्ट्री है वो प्रोटेक्टेड रहे। इसमें ब्लीच्ड और अनब्लीच्ड वुवन जूट फैब्रिक्स को हमने रेस्ट्रिक्ट किया। जूट रोप्स, रस्सी जो होती हैं जूट की, वो नहीं मंगवाई जाएंगी। जूट के जो बैग्स होते हैं, थैले होते हैं, बोरे होते हैं, वो नहीं मंगवाएंगे, है ना। तो ये बेसिकली हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंप्रूव करने के लिए ये चीज़ जो है वो की गई। तो हमने अलाउ किया है, क्योंकि अलाउ नहीं करेंगे एकदम से बैन कर देंगे तो ऑब्वियसली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों का उल्लंघन हो जाएगा। तो हमने उसकी जगह बोला कि हमने बैन नहीं कर रहे हैं, हम तो बस ये बोल रहे हैं कि आप जमीन के थ्रू मत दो, यानी कि ये इनडायरेक्ट डिप्लोमेटिक पॉलिसी है हमारी कि भाई आप जमीन के थ्रू मत आओ, आप गोल घूम के आओ। भाई गोल घूम के जाएगा तो उसको भी यहाँ तक पहुंचाने में माल महंगा हो जाएगा ना, शिपिंग कॉस्ट। ये क्यों नहीं समझ रहे आप? आपको अब जूट के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं, बाकी बस यही टॉपिक था पूरा, और कुछ नहीं है इसके अंदर। देखो जूट जो है वो एक लॉन्ग सॉफ्ट शाइनी प्लांट फाइबर है जिसे स्ट्रॉन्ग यान्स में स्पिन किया जा सकता है, यानी कि बहुत बड़े बड़ी जो थ्रेड्स होती है ना इसकी रस्सियां, उसको स्पिन कर करके एक बहुत बड़ी मजबूत रस्सी बनाई जा सकती है। और जूट की रस्सी बड़ी मजबूत होती है, इसे गोल्डन फाइबर कहते हैं इसके कलर और कमर्शियल वैल्यू के कारण। इसका उपयोग बैग बनाने में, रस्सी बनाने में, बोरे बनाने में, कारपेट्स बनाने में, है ना, उसमें इस्तेमाल होता है। बायोडिग्रेडेबल होते हैं, रिसाइकलेबल होते हैं, रिन्यूएबल होते हैं, राइट। ये देखो बायोडिग्रेडेबल, रिन्यूएबल, स्ट्रेंथ इसकी बहुत मजबूत होती है ना। ठीक है, इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ जूट का मेनली वेस्ट बंगाल में, और बांग्लादेश भी एक मेजर प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। तो हमने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बैन जो है वो लगाया है कि भाई लैंड रूट के थ्रू मत दो, हम लेंगे आपके पास, बट आप महाराष्ट्र पे छुड़वाओ अपने माल को।
तो अब जब इतना गोल घूम के माल आएगा तो महंगा हो जाएगा, तो माल जब शिपिंग कॉस्ट उस पर लगेगी तो माल महंगा होगा, तो जब माल महंगा होगा तो लोग डोमेस्टिक माल जो है वो परचेज करेंगे, तो ये फायदा होगा। ठीक है, इस प्रकार के बैन जो है वो पहले भी हुए, इससे हमारी जूट इंडस्ट्री को काफी फायदा मिलेगा, किसानों को काफी फायदा मिलेगा, लॉन्ग टर्म मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा, है ना, आत्मनिर्भर भारत जो है वो बनाया जा रहा है। तो ये चीज है जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। न्यू एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन एक हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। ट्राई करो इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर देने की। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये मिशन जो है वो अनाउंस किया गया है यूनियन बजट 1 फरवरी 2025 को 2250 करोड़ के आउटले के साथ। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। निर्यात दिशा, आयात निर्यात बोलते ना, निर्यात एक्सपोर्ट, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि इंटरनेशनल हॉलिस्टिक मार्केट का एक्सेस होना, कि हम लोग जो है वो इंटरनेशनली कंट्रीज को जो है वो ढूंढे जहां पर हम प्रोडक्ट जो है वो बेच पाए, उनके साथ एग्रीमेंट करें, संबंध बनाएं। तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है कि ओवरसीज वेयर हाउसिंग और ग्लोबल ब्रांडिंग, इस पर जो है उसमें मेन फोकस किया जाता है कि भाई अपन अपना सामान अगर दूसरी कंट्रीज में देंगे तो वहां पर रखने की व्यवस्था होनी चाहिए ना, तो ओवरसीज वेयर हाउसिंग पर भी हम काम कर रहे हैं, ग्लोबल ब्रांडिंग पर भी काम करें। ब्रांडिंग जरूरी है, बिना ब्रांड के कैसे प्रोडक्ट हम बेच पाएंगे, है ना। तो दिस इज द पॉइंट जो थोड़ा सा जो है आपको ध्यान में रखना है। इंडिया का पहला प्राइवेट ईओ सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन पीपीपी मॉडल के अंडर हम लोग को देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट ये देख लिया था आपने, ये इसके वो है सॉल्यूशंस। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। इन स्पेस फ्रेमवर्क के अंडर ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब ऑब्वियस होता है इन स्पेस ही काम करती है पीपीपी मॉडल के अंदर, तो जिसको लॉजिक पता होगा उसको आंसर आ ही गया होगा इसका। ठीक है, ईओ का मतलब पता है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ईओ सैटेलाइट। पिक्सल स्पेस इंडिया स्पेशलाइज करती है हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग में, है ना, तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है। और मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो इसका यही है कि हम फॉरेन सैटेलाइट्स के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, हमारी कंट्री के अंदर खुद सैटेलाइट बने। तो ये बस यही चीज है। और ये आपका एक मेंस का क्वेश्चन, ट्राई करो। ये क्वेश्चन भी जो है वो यूएसए ने टैरिफ लगा दिया ना हमारे ऊपर, तो उससे जुड़ा ये क्वेश्चन है मेंस का। ट्राई करो इसका आंसर देने की। और पेड ग्रुप को ज्वाइन करिए आप, और ज्वाइन करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स पे वो जरूर बताइएगा कि आपने ज्वाइन किया। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। मुझे पता है कि कल के कुछ टॉपिक्स हैं जो हमारे छूट गए हैं, अचानक से कल जो है वो लेक्चर जो है वो बंद हो गया था। 1 घंटा हो गया था, 1 घंटे की वो सेट कर रखी थी, शायद उस टाइमर के कारण हो गया होगा 1 घंटे के आसपास, क्योंकि उसके बाद मैंने पढ़ाना तो कंटिन्यू रखा था, बट वो हो नहीं पाया था रिकॉर्ड। तो कोई बात नहीं, मैं आपको आने वाले टाइम में या कमिंग संडे वगैरह में, संडे मुश्किल हो जाता है यार, थोड़ा सा समय जो है संडे वाला दिन जो होता है ना वो थोड़ा सा बिजी हो जाता है, तो मैं बट कल या परसों में जब थोड़े कम टॉपिक्स वगैरह होंगे तो मैं आपका जो है वो कवर करा दूंगा। यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। ठीक है, चलिए साइन ऑफ करता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।